नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के ऊपर। तो हमारा न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बहुत ही कमज़ोर है। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास 9 के बराबर है। हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करें तो ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है और लेकिन चाइना के मुकाबले में और ब्रिटेन, फ्रांस, हर एक देश के मुकाबले में हमारे पास कम स्ट्रेंथ है। इसका डिटेल मैंने दिया है चैप्टर 24। ये बुक आपको मिलेगी, राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है, rahulmehta.com/301.htm। और उसके चैप्टर 24 में मैंने मिलिट्री के ऊपर लिखा है कि किस तरह से हमारी मिलिट्री सुधर सकती है। इसमें एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है 24.5। 24.5 एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कारगिल का युद्ध भारत पाकिस्तान दोनों हार गए और किस तरह से अमेरिका कारगिल का युद्ध जीत गया। और 24.7 जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर है। तो पहले मैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के आपको थोड़े आंकड़े दे दूं। जो वाजपेयी ने एक घटिया फिलॉसफी बनाई थी, मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस, यानी कि हमारे पास मिनिमल इतनी ताकत है। डिटरेंस यानी सामने के वाले दुश्मन के मन में भय खड़ी करना, यानी कि हम दुश्मन के मन में इतना भय खड़ा कर सकते हैं कि वो हम पे हमला नहीं करेगा, इसलिए हमें और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में अमेरिका का दबाव आया था उस पर, अमेरिका ने वाजपेयी को धमकाया था और वो धमकी में डर गया। वो भारत के लोगों को क्या मुंह दिखा के बोले कि भाई हम और ज़्यादा टेस्ट नहीं करने वाले, इसलिए वाजपेयी ने ये मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस नाम का एक घटिया थीसिस बनाया। पर दुनिया में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के मैं आपको आंकड़े दूंगा कि हमने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं सिर्फ 6, वो भी पोखरान को 4 मान लो और पोखरान 1 को 2 मान लो। पोखरान 1 को 2 मान लो, पोखरान 2 को 4 मान लो तो 6। पर बहुत सारे देशों की गिनती उनकी इस तरह की होती है कि वो तो ऐसा कहेंगे कि हमने 2 ही टेस्ट किए। बाकी देश है वो अपने आंकड़े कम करना चाहते हैं, यानी एक न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो एक टेस्ट के अंदर 3-4 एक्सप्लोजन होते हैं। तो चाइना है वो जब 4 एक्सप्लोजन करता है एक ही दिन में तो वो उसको एक टेस्ट बोलता है। जबकि क्योंकि चाइना को अपना आंकड़ा कम दिखाना है, अमेरिका को अपना आंकड़ा कम दिखाना है, तो अमेरिका एक दिन में उसने 8 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसने बोला हमने सिर्फ एक ही किया है, क्योंकि वो बोला वो सारे टेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जबकि इंडिया को अपना आंकड़ा ऊंचा दिखाना है, इसलिए इंडिया ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए, पोखरान 1, पोखरान 2, लेकिन आंकड़ों में वो 6 लिखता है। फिर भी हम 6 मान ले तो यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 45 किए हैं। अब यूके की आबादी कितनी है? 6 करोड़ 7 करोड़, उसमें ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी मिला लो तो 8 करोड़ हो गया। और इंडिया की आबादी कितनी है? 120 करोड़। और यूके ने 45 टेस्ट किए, हमने सिर्फ 6 टेस्ट किए। चाइना ने टोटल कितने टेस्ट किए हैं? 45। अमेरिका ने 1055 और रूस ने 715। यानी सब में हमारा आंकड़ा सबसे छोटा है, बस पाकिस्तान से ज़्यादा है कि पाकिस्तान ने 3 टेस्ट किए या 2 टेस्ट किए और हम ये रह के खुश रहते हैं। फिर असली टेस्ट आता है एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन। हमने तो टेस्ट किया है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का ज़मीन के अंदर, तो जो ज़मीन के अंदर टेस्ट किया है वो असली टेस्ट नहीं है, क्योंकि जब हमें एक्चुअली न्यूक्लियर बम फेंकना है तो ज़मीन पे नहीं फेंकना है, मिसाइल पे लोड करके उसको 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर कहीं जाके फोड़ना है। तो रशिया ने कितने एटमॉस्फेरिक टेस्ट किए हैं? 7, अरे सॉरी 200। अमेरिका ने कितने किए हैं? 330। चाइना ने कितने किए हैं? 22। यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कितने किए हैं? 8। और भारत ने कितने किए हैं? 0, एब्सोल्यूट 0, एक भी एटमॉस्फेरिक टेस्ट नहीं किया। उसके बाद आता है हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट। हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट यानी ज़मीन के 300 किलोमीटर ऊपर मिसाइल में बॉम्ब को लोड करके मिसाइल को 300-400 किलोमीटर ऊपर फोड़ा जाता है। रशिया ने 7 किए हैं, अमेरिका ने 14 किए हैं, यूके ने एक भी नहीं किया। चाइना ने किया, बोला है कि हमने करने वाले हैं, चाइना ने किया नहीं है। और भारत ने कहा है कि किया नहीं है और साफ साफ बोला है कि हम हाई ऑल्टीट्यूड एक्सप्लोजन नहीं करने वाले, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया है। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रॉन बॉम्ब, जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया। रशिया के पास न्यूट्रॉन बॉम्ब है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, और भारत ने एग्रीमेंट किया है कि वो न्यूट्रॉन बॉम्ब के दिशा में कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा। यानी हमारे पास न्यूट्रॉन बॉम्ब है भी नहीं अभी और इस दिशा में कोई रिसर्च भी नहीं हो रहा। बाद में आता है एक्सप्लोजन जो किया वो कितना बड़ा था। एक्सप्लोजन जो किया वो रशिया ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया वो था 50। हमने जो एक्सप्लोजन किया था वो है सिर्फ 45 किलोटन। यूके ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया है वो 200 किलोटन, यानी हमारे एक्सप्लोजन से 5 गुना बड़ा। चाइना ने जो किया है वो 4300 किलोटन, यानी हमारे एक्सप्लोजन से 100 गुना बड़ा।
रशिया अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है 15,000 किलोटन और रशिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है 50,000 किलोटन, यानी हमारे एक्सप्लोजन से 1,000 गुना ज्यादा बड़ा। अब जो 123 एग्रीमेंट साइन किया, 123 एग्रीमेंट साइन किया, उसकी वजह से अब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जो उसका इंडिकेशन है वो ये है कि अब भारत कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा अमेरिका की परमिशन के बिना, और अमेरिका परमिशन देगा नहीं। और ये बात बहुत सारे मिलिट्री के लोगों ने बोला था कि इस पे साइन मत करो, लेकिन मनमोहन सिंह ने फिर भी साइन कर दिया। आपको यदि याद हो 2008 का पॉलिटिक्स, ये 123 डील पास हुआ कुछ अक्टूबर 2008 के आसपास, तो उसमें जो सीपीएम के सांसद थे वो किस तरह से बिक गए। उन्होंने 123 एग्रीमेंट पे वोट तो नो किया था, पर यदि उन्होंने 2004 में ही कहा होता कि जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसर आए थे 2005 में 123 डील पे नेगोशिएट करने के लिए, और उस समय सीपीएम और कांग्रेस की मिक्स गवर्नमेंट थी, तो उस समय यदि सीपीएम के एमपी ने बोला होता कि भाई ये जो अमेरिका के अफसर आए हैं 123 डील पे डिस्कस करने के लिए, उनको आप एयरपोर्ट से वापस भेजो वरना हम सपोर्ट वापस खींच लेंगे, तो कांग्रेस को उन्हें एयरपोर्ट से वापस भेजना पड़ता, तो 123 डील की गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन आखिर तक सीपीएम के एमपी, उनको रिश्वत मिली थी इसलिए वो नजरअंदाज करते रहे। एंड में जब 123 एग्रीमेंट साइन होने वाला था तो उन्होंने देखा कि भाई अभी हमने विरोध नहीं किया तो हम अपने कैडरों के सामने, हमारे वोटरों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई तुम भी सीआईए के सब अमेरिका के एजेंट हो। तो एंड में अपनी नजर बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को बोला कि तुम समाजवादी पार्टी से या ये मायावती से तुम सांसद खरीद लो, और तुम जब ग्रीन लाइट दोगे कि हाँ भाई हमने मायावती के सांसद खरीद लिए या तो मुलायम के सांसद खरीद ले, उसके बाद हम डील में से खिसक जाएंगे। और अमेरिका ने पूरी थैली खोल दी थी, ट्रक भर के नोट भेज दिए थे मनमोहन सिंह को कि जितने पैसे एमपी को देने उतने दो, लेकिन 123 डील हमें पास कराना है। तो मनमोहन सिंह ने भी हर एक एमपी को बोरे भेजने शुरू किए नोट भर भर के। ऐसा कहा जाता है कि हर एक एमपी को 25 करोड़ मिले थे, और समाजवादी पार्टी क्योंकि वो 35 एमपी लेके आई थी, उसको जो प्रीमियम था हर एक एमपी का 10 करोड़ वो अलग से मुलायम को मिला था। अब गूगल करना उस समय करप्शन 123 डील, तो आपको सीपीएम के डी राजा वो अलग है, ए राजा अलग है, कांग्रेस के मिनिस्टर, डीएमके के मिनिस्टर ए राजा अलग, और सीपीएम के एक नेता है डी राजा। उनका एक आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि भाई हर एक एमपी को पैसा दिया जा रहा है डील पास कराने के लिए, और मुलायम यादव का भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा, लालू यादव का भी स्टेटमेंट मिला कि हर एक एमपी को 25 करोड़ मिल रहे हैं 123 डील पे पास कराने के लिए। तो कांग्रेस के एमपी को, फिर ये समाजवादी पार्टी के एमपी को, सबको खूब पैसा मिला। और अमेरिका का उससे पीछे गोल क्या था? एक तो ये 123 एग्रीमेंट यदि साइन हो जाता है तो भारत दोबारा टेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, 123 एग्रीमेंट है, उसका आर्टिकल 14 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि यदि एग्रीमेंट खत्म होता है तो भारत ने अमेरिका से जितना न्यूक्लियर मटेरियल लिया है वो सब लौटाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे लौटाएगा न्यूक्लियर मटेरियल? कुछ तो फ्यूल है वो तो यूज हो जाता है, कुछ इक्विपमेंट है वो जल जाते हैं जैसे जैसे यूज होते हैं। ये आर्टिकल 14 का जो क्लॉज 4 है वो किस तरह का एग्रीमेंट है कि मान लो मैं आपको घर किराया पे देता हूँ और फिर उसमें सारी शर्तें रखता हूँ कि आप घर का किराया पे यूज कर सकते हो लेकिन कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते, फिर आप उसमें बिजनेस नहीं चला सकते, फिर आप उसमें सब टेनेंट नहीं रख सकते। फिर आखिरी क्लॉज में रखूँ कि यदि इस एग्रीमेंट का भंग किया तो आपको महीने में घर खाली करना पड़ेगा। वहां तक बात ठीक है, लेकिन एक और क्लॉज मैं ऐड करूँ कि आप यदि एग्रीमेंट का भंग करते हो और घर खाली करोगे तो जितना बोर में से आपने पानी निकाला वो सारा पानी आपको लौटाना पड़ेगा। तो वो कैसे पॉसिबल है? आपने जितना आप महीने के अंदर घर खाली कर सकते हो, लेकिन आपने जितना बोर में से पानी निकाला वो तो आपने गटर में फेंक दिया यूज करके, तो अब वो पानी आप लौटा ही नहीं सकते। तो ये एग्रीमेंट 4 क्लॉज 14.4 है, आर्टिकल 14 का क्लॉज 4। वो क्या कहता है कि यदि भारत इस एग्रीमेंट को ब्रेक करता है तो भारत को सारा मटेरियल लौटाना पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट है वो आधे जल जाते हैं और पीरियोडिकली हर 14 दिन बाद, हर महीने बाद कुछ कुछ फेंक देने पड़ते हैं, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है यूरेनियम पाउडर वगैरह वो तो यूज हो जाता है।
तो इसका मतलब कि ये 14.4 इस तरह का क्लॉज है कि जिसको सेटिस्फाई करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी हम इस डील को कभी तोड़ ही नहीं सकते। फिर 14.5 साफ साफ कहता है द टू पार्टीज रिकॉग्नाइज दैट एक्सरसाइजिंग द राइट टू रिटर्न विल हैव प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस ऑन देयर रिलेशन। यानी कि हो ना हो, सारे जो भी तुमने मटेरियल खरीदा है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो रिटर्न नहीं करोगे तो उसके बहुत गंभीर परिणाम आएंगे। ये आर्टिकल 14.4 में लिखा है और आर्टिकल 14.5 में लिखा है। तो ये साफ साफ वार्निंग है कि एक बार इस डील को साइन किया यानी आप हमेशा के लिए अमेरिका के गुलाम हो गए। तो अमेरिका क्यों 123 पे साइन कराना चाहता था और क्यों उसने एक एक एमपी को 25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, मनमोहन सिंह के थ्रू दी। इसमें कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ट्रक लेके बाहर खड़े थे पार्लियामेंट के, और ट्रक में थैले थे, बोरे थे, और जो भी एमपी आता था उसको बोरे पकड़े जाते थे कि बोल भाई तेरे को कितना चाहिए, 25 करोड़, ये ले 20 करोड़, ये ले 25 करोड़, तेरे को कितना चाहिए, ये 30 करोड़, ये ले 35 करोड़। मतलब जो एमपी ने जितना पैसा मांगा उसने 5 करोड़ ज्यादा दिया है। और पेड मीडिया ने भी उसकी बहुत तारीफ की। आप अलग अलग एक सोशियोलॉजिस्ट है आशीष नांदी करके, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने सांसदों को रिश्वत देके जो 123 डील पास कराई, उसके बाद उनकी इमेज और अच्छी हो गई है कि वो एक कामयाब प्रधानमंत्री की तरह उभर के आए हैं कि देखो ये आदमी भी मैनिपुलेट कर सकता है, ये आदमी भी सांसद को खरीद सकता है, सांसदों को बेच सकता है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के मिनिस्टर होते तो कोई फर्क पड़ता। 123 एग्रीमेंट की शुरुआत एक्चुअली वाजपेयी ने की थी, वो तो उस समय उसके पास संख्या नहीं हो पाई। और वाजपेयी जो बीजेपी के अंदर एक छोटी लॉबी है जो पेट्रियोटिक, मतलब अब छोटी हो गई है, नेशनलिस्ट लॉबी है जिसने इस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना बीजेपी के भी अधिकतर सांसद 123 के फेवर में थे। आप गूगल करना तो वाजपेयी ने एंड में ये स्टेटमेंट दिया था कि 123 को इतनी इतनी कंडीशन के साथ सपोर्ट करना चाहिए, 123 को अपोज करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। और जो अरुण शौरी ने भी आर्टिकल लिखे, पेज भर भर के आर्टिकल लिखे 123 के खिलाफ, लेकिन उसने, अरुण शौरी ने ये कहीं बेस डेटा नहीं दिया कि हम चीन के सामने कितने कमजोर है। इतना आर्ग्यूमेंट दिया होता कि भाई हम चीन के सामने मच्छर भी नहीं है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हिसाब में, कि यदि चीन को रशिया को हाथी मान लो तो चीन एक बैल के समान है, और इस बैल और हाथी के सामने खरगोश की भी कैपेसिटी नहीं है, तो पब्लिक ओपिनियन सीधा न्यूक्लियर टेस्टिंग के फेवर में आ जाता। लेकिन आखिर तक अरुण शौरी ने चीन कितना आगे है न्यूक्लियर वेपन में, अमेरिका कितना आगे है, रशिया कितना आगे है, वो डेटा उसने अपने इंडियन एक्सप्रेस के पेज भर के आर्टिकल में एक पैराग्राफ कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वो सारे लोग थे वो 123 के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन नहीं जमा करना चाहते थे। तो एक तो अमेरिका का ये ध्येय था कि भारत आगे न्यूक्लियर टेस्टिंग न कर सके, दूसरा मतलब भारत का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो स्थगित हो जाए, दूसरा कि भारत में थोरियम की टेक्नोलॉजी आगे न बढ़ सके। ये दो वजह से ही CIA ने होमी जहांगीर भाभा की हत्या करवाई थी, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा खुद मानते थे कि भारत एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनना चाहिए, और वो कहते थे कि भारत में यदि यूरेनियम कम है तो भारत को यूरेनियम की जरूरत भी नहीं है, कि थोरियम भारत में पर्याप्त है, और थोरियम के द्वारा बिजली भी बनाई सकती है, और थोरियम के द्वारा वेपन ग्रेड यूरेनियम भी बनाया जा सकता है। लेकिन होमी भाभी जहांगीर भाभा को जवाहरलाल गांधी ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, और बाद में उन्होंने और ज़्यादा लॉबिंग की, और उसकी वजह से बाद में फिर CIA ने उनकी हत्या कराई। पर अब उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री इस मुद्दे पे कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो जैसे आए उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और भारत की खेती की स्थिति बहुत खराब थी। तो कुछ समय भारत अनाज के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट था, तो वो फैक्टर उन्होंने दूर कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। तो पर बाद में यदि वो कुछ और दिन रहे होते लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने भी एटम बम बनाने की दिशा में कुछ कदम लिए होते, लेकिन उनको समय नहीं मिला। लेकिन देवी इंदिरा अम्मा ने बड़े पैमाने पे एटॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और फिर 74 में पोखरान 1 किया, जिसके द्वारा भारत एक अणु शक्ति के रूप में उभर आया। लेकिन तुरंत बाद अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा दी और उनके खिलाफ एक जजमेंट ले आए, और वो एक पूरा मैंने अपने अलग वीडियो टिप में डिस्क्राइब किया है। पर उसके बाद 1984 में पोखरान 2 हो जाता, लेकिन देवी इंदिरा अम्मा की हत्या करवा दी CIA ने, और उसकी वजह से
वो पूरा प्रोग्राम है वो 14 साल तक स्थगित रह गया। वाजपेयी के लिए फेवर में इतना कहना पड़ेगा कि उन्होंने सेकंड एक्सप्लोजन पोखरण 2 करवाया। उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि उन्होंने बटन दबाया, बाकी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। पोखरण 2 सारा का सारा है वो 1984 में ही रेडी स्टेट में था, लेकिन बाद में राजीव गांधी की हिम्मत नहीं हुई, नरसिम्हा राव की हिम्मत नहीं हुई, किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि बटन दबाए, और वाजपेयी ने बटन दबाया जो कि तारीफ काबिल है, और उसके द्वारा पोखरण 2 हुआ। लेकिन बाद में अमेरिका ने उनको दबा दिया इकोनॉमिक सैंक्शन से, और कारगिल के द्वारा और उन पे दबाव आया, और उसके बाद वाजपेयी की हिम्मत खत्म हो गई और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया। अब 3-4 इश्यू और जो साथ आते हैं, वो उसमें एक आता है मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस, यानी कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर बम है कि कोई देश हम पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो एक बकवास है। क्या मिनिमल होता है, क्या क्रेडिबल होता है, वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। आज अमेरिका है, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो अमेरिका को जरा भी नहीं डराएगी। चलो अधिक से अधिक तुम अमेरिका का एक शेयर उड़ा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चीन को भी ज्यादा नहीं डराएगी, हम मैक्सिमम 5% to 10% ऑफ चाइना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान को डराएगी क्योंकि हम पाकिस्तान का 100% पाकिस्तान डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान है वो एक अनस्टेबल कंट्री है। अनस्टेबल यानी कि यदि चीन है वो बड़े पैमाने पे पैसा देता है पाकिस्तान की मिलिट्री को और सेफ्टी देता है, या तो अमेरिका है वो यदि पाकिस्तान के जनरलों को कहता है कि तुम भारत पे धावा बोल दो और तुम्हारे पूरे फैमिली को हम ग्रीन कार्ड दे देंगे, तुमको भी ग्रीन कार्ड दे देंगे, और पाकिस्तान यदि डूब जाता है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आके अमेरिका में बस जाना। तो पाकिस्तान के जो जनरल वगैरह है, सीनियर मिलिट्री ब्रास 300-400 ऑफिसर, वो इतने गए गुजरे हैं कि वो सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान यदि पूरा डूबता है, पाकिस्तान यदि पूरा जल के खाक हो जाता है तो होने दो, हमको इतना पैसा मिल रहा है, भारत पे धावा बोल दो। तो वो जब भारत पे अटैक करेंगे और यदि चीन उनको पूरे पूरे हथियार देता है तो फिर हमारे न्यूक्लियर बम धरे के धरे रह जाएंगे। मतलब कि क्या हम में ये कैपेबिलिटी और हिम्मत, दोनों, हिम्मत की बात नहीं होती, साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं होता, क्या हमारी पोजीशन है कि हम पाकिस्तान पे फर्स्ट यूज करें। फर्स्ट यूज करने की कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यदि पाकिस्तान पे फर्स्ट यूज किया तो चीन को पाकिस्तान को अनलिमिटेड न्यूक्लियर वेपन देने का बहाना मिल जाएगा, और फिर हम पाकिस्तान को पूरा जला के खाक कर दे, पाकिस्तान भारत को आधा या पूरा जला के खाक कर दे या 1/4 जला के खाक कर दे, उसमें चीन का तो फायदा ही फायदा है ना। चीन को क्या नुकसान गया? चीन भारत पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा क्योंकि चीन है वो भारत को पूरा जला सकता है, भारत है वो चीन को 10-20% जला सकता है। लेकिन एंड में चीन को मिला क्या? चीन यदि 20% खत्म हो जाता है तो वो बहुत अनएक्सेप्टेबल लॉस हो गया। लेकिन यदि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को जला देते हैं तो वो चाइना के लिए एक्सेप्टेबल लॉस, यानी चाइना को लॉस गया ही नहीं। चाइना को 2 कौड़ी का लॉस नहीं गया, उसने जो हथियार बेचे वो तो पैसे लेके दिए और थोड़े बहुत हथियार चलो फ्री में देने पड़े, लेकिन पूरा भारत यदि खत्म हो जाता है या आधा भारत भी खत्म हो जाता है तो चीन को इतना ज्यादा फायदा हो गया कि उसको हथियार बेचने का जो खर्चा आया वो उसको प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। यानी भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर क्यों पॉसिबल है? क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों का इसमें फायदा ही फायदा है, भारत का उनका कोई नुकसान नहीं है। यदि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर होता है, पाकिस्तान टोटली खत्म हो जाएगा, भारत आधा खत्म हो जाएगा, और उसमें अमेरिका का फायदा ही फायदा कैसे है कि उसके बाद जो भारत होगा उसके आसानी से वो 4-5 टुकड़े कर सकता है, उसके बाद वहां पे आसानी से अपने फैक्ट्रियां डाल सकता है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई। यानी हमें विदेशी कंपनियों को कहना पड़ेगा कि आके फैक्ट्रियां डालो। आसानी से वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इतनी गरीबी हो जाएगी यदि भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो इतनी गरीबी हो जाएगी कि कन्वर्जन आसान हो जाएगा। तो अमेरिका के जो 3 ध्येय है कि भारत के पूरे मिनरल माइंस टेक ओवर करना, भारत का मैथ साइंस एजुकेशन करना खत्म करना, भारत में मिलिट्री डोमिनेंस रखना और भारत में ईसाई धर्म फैलाना, वो चारों ध्येय उसके भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर होता है तो उसको वो आसानी से उसको गोल को मीट कर सकता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर वॉर होने की पूरी संभावना है। न्यूक्लियर वॉर कब नहीं होगा? कि जब हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन हो कि पूरी दुनिया हमसे डरे कि भाई कहीं भारत ने न्यूक्लियर बम सारे के सारे भारत में ही फोड़ दिए तो भी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जो कि रूस और अमेरिका के साथ है।
रूस के पास इतने न्यूक्लियर बम है कि यदि उसने न्यूक्लियर बम सारे के सारे रूस के अंदर ही भी फोड़ दिए तो भी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया है, मतलब अमेरिका है, वो रूस पे सीधा आक्रमण करने से डरता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अमेरिका ने रूस पे सीधा आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। दूसरा, न्यूक्लियर टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है? लोगों को डराना है। देखो, आज से 200 साल पहले सेना से डराने की जरूरत होती थी, सेना से डराने की जरूरत होती थी, लोगों को डराने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे कि उस समय भारत को आज से 200 साल पहले एक सेना दूसरी सेना से डरे बहुत था, एक राजा दूसरे राजा से डरे बहुत था, लोगों को डराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी डेमोक्रेसी की वजह से डेमोगैग यानी कुछ भी उठपटांग बोल के यदि वो पावर पे आ गया तो इसके लिए लोगों को डराने की जरूरत रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। रशिया ने 1956 में 50 मेगा टन का एक्सप्लोजन किया। वो एक्सप्लोजन इतना भारी था कि उससे 1000 मील दूर स्वीडन, 500,000 मील दूर स्वीडन का तटीय प्रदेश था, वहां पे जो घर थे उसके शीशे टूट गए। फिर उसके बाद जब डिटेल आया तो देखा कि वो बम इतना भारी था कि उसको मिसाइल पे लोड नहीं किया जा सकता। उस समय 1956 की बात कर रहा हूं। वो बम इतना भारी था कि यदि उसको प्लेन पे लोड किया होता और वो रूस से टेक ऑफ करता या पोलैंड से टेक ऑफ करता तो वो जर्मनी भी क्रॉस नहीं कर सकता। मैं 1956 के प्लेन की बात करता हूं। यानी कि वो बम डिलीवरेबल था ही नहीं किसी भी एंगल से। न उसको मिसाइल पे लोड कर सकते थे, न उसको प्लेन में डाल के ब्रिटेन तक या फ्रांस तक पहुंचा सकते थे। तो रशिया ने ऐसे बम को बनाया क्यों और ऐसे बम को एक्सप्लोड किया क्यों किया, जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू या डिलीवरेबल वेपन की तरह उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसका मकसद था उनका कि अमेरिका की पब्लिक को धमकाना। अमेरिका की पब्लिक को धमकाना क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका में मैकार्टी और इस तरह के बहुत नेता आ गए थे। वो नेता कहते थे कि ये स्लाविक लोग तो बहुत बेवकूफ लोग होते हैं। रशिया की जो प्रजा है उसको स्लाविक कहते हैं। अभी थोड़ा रेसिज्म खत्म हुआ, लेकिन जो एंग्लो सैक्सन यानी ब्रिटेन और जर्मनी से आने वाले लोग, वो अपने आप को रेशियली सुपीरियर मानते हैं। वो स्लाव को अलग रेस मानते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो स्लाविक रेस है वो बेवकूफ लोग हैं, उनको तो हम आसानी से हरा सकते हैं, आसानी से हम उन्हें गुलाम बना सकते हैं। हिटलर का जो जर्मनी था वो भी ये स्लाव प्रजा को गुलाम बनाना चाहता था। तो वहां अमेरिका के कुछ नेता थे, वो रोज रोज इस तरह के भाषण देते कि रूस क्या चीज है, बम फेंको एटम बम, हमारे पास एक एटम बम है, हमने जापान के 2 शहर जला दिए, रूस के सारे शहर जला देंगे। तो रूस को हुआ कि इस तरह से यदि 2-4 लोग आ गए और अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो हो सकता है एटॉमिक वॉर सचमुच शुरू हो जाए। इसलिए अमेरिका की प्रजा को धमकाना है कि तुम ये एटॉमिक वॉर विथ रशिया का ख्याल दिमाग में से निकाल दो। इसलिए उन्होंने 50 मेगा टन का बम फोड़ा, और वो बम फोड़ा तो दूसरे दिन सारे अमेरिका के अखबारों में आया कि बम की ताकत कितनी है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बम यदि अमेरिका में कहीं पे गिरेगा तो 15 किलोमीटर दूर के एरिया में तो सारा वो सब कुछ वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज जलेगा नहीं, पूरा का पूरा वेपोराइज हो जाएगा। उसके बाद 50 किलोमीटर तक कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर रशिया ने बताया कि भी इस तरह से हम 50 बम और बना सकते हैं। यानी कि भारत और यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध हुआ है और अमेरिका ने यदि न्यूक्लियर वॉर की सोची तो हम रशिया पे या यूरोप पे, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह पे इस तरह के 20-25 बम फेंकेंगे तो हर जगह 15-15 किलोमीटर के गड्ढे हो जाएंगे। तो वो 50 मेगा टन के बम के धमाका हो, उसके बाद अमेरिका की प्रजा ने रूस के साथ न्यूक्लियर वॉर करने का सपना छोड़ दिया हमेशा के लिए कि भाई जो करना है करो, लेकिन अब न्यूक्लियर वॉर की बात मत करो, क्योंकि यदि न्यूक्लियर वॉर हुआ तो हम भले रशिया को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करें, लेकिन रशिया है वो भी 1/3, 1/4, 1/5 या तो कम से कम 10% अमेरिका को, 15% अमेरिका को पूरा का पूरा जला सकता है। तो आज चीन की प्रजा में भारत के प्रति भय नहीं है, पाकिस्तान की प्रजा में भारत के प्रति भय नहीं है कि क्या तुमने बम फोड़ा, एक राजस्थान के अंदर थोड़ा अर्थक्वेक आया, उतना ही ना हो सर। तो जो प्रजा को घबराने का जरूरत है कि पाकिस्तान का एक एक आदमी हमसे डरे कि भाई अब की बार हमने 13 कसब भेजे और 500 आदमी मरवाए तो हमारे 5 लाख मर सकते हैं, इसलिए कसब मत भेजो। तो अब सिर्फ राजा को डराने की या सेना को डराने की जरूरत नहीं है। अब हमें
मॉडर्न वॉरफेयर में सामने वाले कंट्री के प्रजा को डराने की जरूरत है। और इसलिए मैं क्यों कहता हूं कि हमें 50 मेगाटन का 50 किलोटन नहीं, ये जो पोखरान 2 हुआ वो 45 किलोटन था, हमें क्यों 50 मेगाटन का एटॉमिक वेपन का एक्सप्लोजन करने की जरूरत है, ताकि रूस की प्रजा हमसे डरे, रूस की नहीं, चीन की प्रजा हमसे डरे, पाकिस्तान की प्रजा हमसे डरे, अमेरिका की प्रजा हमसे डरे। वो प्रजा ये सपने छोड़ दे कि हम पूरे भारत को टेक ओवर कर सकते हैं, हम पूरे भारत में ईसाई धर्म फैला सकते हैं। पाकिस्तान की प्रजा ये सोचना छोड़ दे, पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है स्कूलों में कि हंस हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। मतलब कि पाकिस्तान तो हमने हंसते हंसते ही ले लिया था। क्या किया हमने? एक पाकिस्तानी नहीं मरा था और देखो हमने 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को खदेड़ दिया, 10 लाख को मार डाला, 20-40 लाख के अपहरण करे, और हमारे कितने मरे? 100, 200, 500, 1000 भी नहीं मरे हमारे। यानी हंस हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। यानी उनका ख्वाब है कि एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान के अंदर टेक ओवर कर देंगे। ऑलरेडी मुगलिस्तान, आप गूगल करना, एक मुगलिस्तान का डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में। पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश के बीच में जितना भी जो भारत की पट्टी आती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, वो पूरा जो लैंड है कश्मीर मिला के, वो पूरा लैंड टेक ओवर करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और वो भारत की उत्तरी पट्टी, वो पूरा एक करके मुगलिस्तान बनाना है। तो ये ख्याली पुलाव क्यों पकाते हैं? क्योंकि हमने अभी तक में 50 मेगाटन का एक्सप्लोजन नहीं किया। हम एक 50 मेगाटन का एक्सप्लोजन करेंगे, ये सारे ख्याल दिमाग में से निकाल देंगे। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी भी मैटर करता है कि हमारे पास हमारी सेना कमजोर है, इसलिए पाकिस्तान का नागरिक हमसे भयभीत नहीं होता, और पाकिस्तान का नागरिक भयभीत नहीं होता, इसलिए ये मुशर्रफ जैसे लीडर को एनकरेजमेंट मिलता है। तो मैं समराइज करूंगा, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बहुत कम है। ये मेरी किताब आपसे डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट करूंगा, rahulmehta.com/301.htm। इसके चैप्टर 24.7 में मैंने एक टेबल दिया है। वो टेबल आप देखोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कितनी कमजोर है। 123 एग्रीमेंट हमें कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन लगा है। दूसरा, इसमें शर्त है कि हमें इक्विपमेंट वापस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा, हमें एटमॉस्फेयर एक्सप्लोजन जितनी हो सके जल्दी शुरू करने चाहिए। अब इसके लिए किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया कि राइट टू रिकॉल और वो सब जरूरी है। राइट टू रिकॉल पीएम नहीं हुआ तो जो भी पीएम आएगा वो दब जाएगा और अमेरिका की शर्तें मान लेगा कि हमें एटमॉस्फेयर एक्सप्लोजन नहीं करने, न्यूट्रॉन बम नहीं बनाना है, इस तरह की शर्तें मान लेगा। और राइट टू रिकॉल होगा तो ही पीएम पे दबाव आएगा। राइट टू रिकॉल के बारे में एक मैं भूल गया, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मैं नाम भूल गया, मेरे वॉल पे उन्होंने पेस्ट किया कि ये राइट टू रिकॉल अच्छा है, क्योंकि इससे पीएम पे दबाव आएगा कि रहना है तो रण करना होगा। यानी आज पीएम को छूट मिलती है कि यदि वो रण नहीं करता, यानी कि सेना मजबूत नहीं करता, तो भी वो पीएम की कुर्सी पे टिका रह सकता है। लेकिन जब राइट टू रिकॉल आएगा तो उसको सेना मजबूत करने की कोशिश नहीं करेगा, तो लोग उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने में नौकरी से निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें कौन से कानून लाने चाहिए कि जिससे ये सारे हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंप्रूव हो? तो सबसे पहला आता है राइट टू रिकॉल पीएम, फिर ज्यूरी सिस्टम आएगा तो हमारे उद्योग मजबूत होंगे, और बाकी सारे कानूनों की लिस्ट है वो मैंने चैप्टर 24 में मेंशन की है। धन्यवाद।